नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही इन्फेक्टिव बीमारी है जो सदियों से है दुनिया में। इजिप्ट के ममीज में भी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग स्पाइन देखा गया है जब उन्हें जांच किया गया। तो ये सदियों से ये बीमारी है और पहले इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था। इसमें यूरोप में जब ये फैला था तब काफ़ी लोग वेट लॉस होता था, एशन वाइट अपीयरेंस होती थी, तो कभी कभी इन्हें वैम्पायर से को रिलेट करते थे। तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस एक ग्रैन्युलोमैटस इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। और भी एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है जो बीमारी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ये एक बहुत ही हार्डी ऑर्गेनिज्म है। इसकी सरफेस भी वैक्स कोटेड होती है और ये काफ़ी देर तक सरफेसेस पे या एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेता है। और इसकी वैक्सी कोटिंग के कारण ये अल्कोहल में भी स्टेन हो जाता है रेड कलर का जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। तो ट्यूबरक्लोसिस के पहले बहुत डिफिकल्ट होता था ट्रीटमेंट। फिर 1950s में नए नए एंटीबायोटिक्स आए। हमें लगा हम ट्यूबरक्लोसिस पे विजय पा लेंगे, लेकिन ये बहुत ही रेजिलियंट और हार्डी ऑर्गेनिज्म है। जब हमें लगता है कि हम इसे हरा रहे हैं, वापस आ जाता है। तो 1980s 85 में जब एड्स शुरू हुआ तब ट्यूबरक्लोसिस का बहुत ज़्यादा रिसर्जेंस हुआ और 80 to 90% HIV पेशेंट्स में अगर वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के टच में आते थे तो उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था, क्योंकि इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। उसके बाद दौर आया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस का। जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती। प्राइमरी इन्फेक्शन में बच्चों में इन्फेक्शन होती है, जहाँ जो रेगुलर टीबी मेडिसिन है वो काम नहीं करती। कई बार लोग कल्चर नहीं करते, ड्रग सेंसिटिविटी नहीं करते और महीनों महीनों दवाई देते हैं और पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं होता। ये पेशेंट्स को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। तो टीबी का प्रॉब्लम इज हियर टू स्टे फॉर नाउ। अभी नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फॉलो अप हो रहा है और टीबी के केसेस आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो टीबी कैसे फैलता है? सपोज आप किसी के कांटेक्ट में आए जिसे ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्टिव फेज में है, तो वो अगर खांसता है, बात करता है या स्नीज करता है या गाना गाता है आपके पास, तो उनके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया सस्पेंडेड होते हैं और आप इन्हें इनहेल कर सकते हो, क्योंकि ये घंटों हवा में रह सकते हैं। अगर तो ऊपर के लेयर में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस ने इसे पकड़ लिया तो वो निकल जाता है बाहर, लेकिन अगर थोड़े बैक्टीरिया अंदर चले गए तो वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है 3 हफ्ते के बाद। तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं लंग में, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, वो रिकग्नाइज करते हैं कि टीबी बैक्टीरिया एक फॉरेन प्रोटीन है और इसे मारा जाए। तो मैक्रोफेज आके बैक्टीरिया को खाने लगते हैं, उनको एनगल्फ करके पकड़ लेते हैं। और नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है जब मैक्रोफेज बैक्टीरिया पकड़ते हैं कि लाइसोसोम, उनके अंदर एक प्रोडक्ट होता है जो फैगोसोम के साथ मिक्स होके बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन टीबी का बैक्टीरिया बहुत चतुर है। वो एक प्रोटीन रिलीज करता है जिससे लाइसोसोम इनहिबिट हो जाता है और फिर ये मल्टीप्लाई करने लगता है सेल में। ये रैपिडली प्रोलिफरेट होता है, थोड़े और बैक्टीरिया मैक्रोफेज से बाहर आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं, वहाँ इनकी जंग चलती है। आहिस्ते आहिस्ते एक ग्रैन्युलोमा फॉर्म हो जाता है, जहाँ अपना बॉडी ट्राइज टू सील ऑफ द इन्फेक्शन को सील करने की कोशिश करते हैं। तो इसे कहते हैं गॉन्स फोकस। ये प्राइमरी इन्फेक्ट जो होता है उनमें देखा जाता है। उसके बाद हाइलर लिम्फ नोड अफेक्ट हो जाते हैं और वहाँ भी कैसिएशन, नेक्रोसिस और ग्रैन्युलोमा हो जाता है। इसे कहते हैं
गॉन्स कॉम्प्लेक्स। दिस मीन्स अभी आपको प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गई है। तो 2 मिलियन लोगों को वर्ल्ड में टीबी इन्फेक्शन है, लेकिन 90-95% को पता भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ये बीमारी को लेटेंट या डोरमेंट स्टेज में रखता है। तो भी 5% केसेस इस इन्फेक्शन के बाद प्रोग्रेस होते हैं, जहां बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और मल्टीपल ग्रैन्युलोमास बनते हैं लंग में और कैविटीज और फाइब्रोसिस होने लगती है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी इसे काबू में नहीं रख सकती और वीक हो जाती है इन्फेक्शन के कारण, तो ये और जोर से बढ़ता है और फिर ये लंग के अलावा बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक्स के द्वारा। और ये देखा गया है नेक के लिम्फ नोड्स में जब ये फैलता है, जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की साइट्स बोलते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स बनते हैं। ये यूरिनरी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइन्स में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, ब्रेन के मेनिंजेस में, हार्ट के पेरिकार्डियम में जा सकता है और वेरियस जॉइंट्स में। स्पाइन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस में, फिर हिप, नी, एंकल, शोल्डर, एल्बो, फिंगर्स, कोई भी जॉइंट अफेक्ट हो सकता है। तो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? तो 90-95% में ये गॉन कॉम्प्लेक्स डोरमेंट रहता है, फिर ये कई साल तक सरवाइव हो जाता है। कभी कभी महीनों या सालों बाद अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि अगर पेशेंट को HIV हो गया, तो तुरंत ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत जोरों से फैलती है। और किन में ये हो सकता है? पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है, ओल्ड फ्रेल हो गए, और दूसरे रिस्क फैक्टर्स है मैल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडेड जगह में रहना, हाइजीन ठीक नहीं रखना, स्मोकिंग भी एक फैक्टर है। फिर अगर किसी को ऑर्गन डोनेशन हुआ है तो उन्हें दवाई देते हैं इम्यून सिस्टम सप्रेस करने को। इन सब लोगों में सेकेंडरी टीबी हो सकता है और ये फिर आगे दूसरे लोगों को फैलाते हैं। इसमें भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी काफी जोरों शोर से फैल सकता है। एक मिलियरी टीबी भी देखा गया है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जहां अगर आप एक्सरे देखेंगे आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉट्स दिखेंगे कि टीबी इतना जोर से फैल गया मल्टीपल ऑर्गन्स में, लंग्स में। ये अक्सर फेटल होता है अगर इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो ये हो गया टीबी का इंसिडेंस और पैथोफिजियोलॉजी का वीडियो। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, पार्ट 2 में हम टीबी के बारे में आपको और बताएंगे। Please subscribe, share. Thanks for watching my channel.